Welcome to all to my channel Polytech Guru. My name is नवीन कुमार। आज के इस प्रेजेंटेशन में या कह सकते हैं आज के इस टॉक में हम ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन लाइन पे बात करेंगे। जिस ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में हम ओवरहेड ट्रांसमिशन और अंडरग्राउंड ट्रांसमिशन दोनों को ही कवर करेंगे। ये लेक्चर बेसिकली उन स्टूडेंट्स के लिए हैं जो बिलोंग करते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिप्लोमा में, ठीक है। उनके एस्टिमेशन इलेक्ट्रिकल डिज़ाइन ड्राइंग एंड एस्टिमेशन टॉपिक के अंदर ये कवर किया जा रहा है आपका ओवरहेड एंड अंडरग्राउंड ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस। सो बेसिकली आपका जो ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस होती हैं वो आपके जनरेटिंग स्टेशन से कंज्यूमर के बीच का लिंक प्रोवाइड करती हैं। लाइक अगर आप एक जनरेटिंग स्टेशन की बात करें जहाँ पे आपका वोल्टेज स्टेप अप हो रहा है, 11 kV पे जनरेट हो रहा है, तो इस 11 kV वोल्टेज को स्टेप अप करके हम समहाउ 130 to 400 और कह सकते हैं 220 वोल्ट में जनरेट करते हैं या स्टेप अप करते हैं। सो दिस इज बेसिकली योर ट्रांसमिशन लाइन। ओके, जो 132, 220, 400 kV की जो वोल्टेजेस हैं यहाँ पे हम ट्रांसमिशन लाइन इनको लेके चलते हैं। एंड देन यहाँ पर एक आपका कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से एक डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर लगा होता है या कई सारे इसमें ट्रांसफार्मर लगे होते हैं। विल सी लेटर कि देयर विल बी प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर या प्राइमरी सब स्टेशन, सेकेंडरी सब स्टेशन, और लास्ट में आपके घर पे 220 वोल्ट या 415 वोल्ट की सप्लाई दी जाती है। तो अगर यहाँ पे आप स्टेप डाउन कर रहे हैं मान लीजिए 66 kV पे करें, या अगेन इसको स्टेप डाउन किए 33 kV पर, अगेन इसको स्टेप डाउन किए 411 kV एंड सो ऑन, ये आपका प्रोसेस चलता रहता है। सो यहाँ से अगर आप कंज्यूमर को सप्लाई दे रहे हो तो दैट इज़ योर डिस्ट्रीब्यूशन। अब आप बड़े कंज्यूमर होंगे तो आप बड़े सप्लाई दे सकते हो, स्मॉल कंज्यूमर्स होंगे तो हम उनको 220 वोल्ट या 3 फेज में 415 वोल्ट की सप्लाई प्रोवाइड करते हैं। सो आज के इस जो टॉपिक है इसमें हम ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन दोनों लाइंस में क्या क्या आपके मटेरियल्स यूज़ किए जाते हैं, डिज़ाइन और इंस्टॉल जब हम करते हैं दीज लाइंस को, ओवरहेड और अंडरग्राउंड केबल्स को, तो क्या क्या बातें ध्यान रखते हैं, आज उन सारी बातों पे डिस्कशन किया जाएगा। तो बेसिकली हमारे पास दो पॉइंट हैं, एक है आपका ओवरहेड ट्रांसमिशन या डिस्ट्रीब्यूशन। तो एक हमारा है ओवरहेड, लेट्स सपोज दिस इज योर ओवरहेड, एंड सेकेंड इज योर अंडरग्राउंड जिसमें आप केबल्स को बिछाते हैं। सो दिस इज योर अंडरग्राउंड ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन। अब एक एक करके हम पहले ओवरहेड ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे कि वहाँ पर क्या मटेरियल आपके यूज़ हो सकते हैं, क्या क्या सावधानियाँ हम रखते हैं, डिज़ाइन और इंस्टॉलेशन पॉइंट ऑफ व्यू की फिर बात करेंगे। देन अंडरग्राउंड केबल्स की बात करेंगे कि वहाँ क्या क्या मटेरियल आप यूज़ करते हैं। देन उसके डिज़ाइन एंड इंस्टॉलेशन की बात करते हैं। लास्ट में एक न्यूमेरिकल हम लोग देखते हैं एज अ केस स्टडी, एंड उस न्यूमेरिकल के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन करते हैं कि कौन कौन से मटेरियल आपके रिक्वायर्ड होते हैं, ठीक है। सो लेट सी फर्स्ट ओवरहेड ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन। ओवरहेड ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन में पहला आपका टॉपिक या पहला आपका जो कंटेंट होना चाहिए वो होना चाहिए सपोर्ट फॉर ट्रांसमिशन लाइंस। जो आपकी ट्रांसमिशन लाइंस बनाई जाती हैं, इन ट्रांसमिशन लाइंस को जो सपोर्ट दिया जाता है दैट इज़ योर टावर, जिससे आप जनरली पावर को लेते हैं। स्टील टावर होते हैं, वुडन टावर हो सकते हैं, बट ट्रांसमिशन के केस में हम स्टील टावर को रेफर करते हैं या स्टील टावर को प्रेफर करते हैं। लाइन कंडक्टर्स इन टावर के थ्रू एक इंसुलेटर के थ्रू कनेक्ट किए जाते हैं। लाइक एक टिपिकल एक नॉर्मल डायग्राम दिया गया है किसी भी ट्रांसमिशन लाइन का। तो लेट सपोज कि ये आपका कंडक्टर्स हैं, दीज आर योर कंडक्टर्स। ओके, ये कंडक्टर्स आपके इन टावर्स पे देखिए इंसुलेटर के थ्रू आपके कनेक्ट किए गए हैं। क्योंकि आपके स्टील टावर है इसलिए आपको यहाँ पे इंसुलेशन, प्रॉपर इंसुलेशन देना पड़ रहा है। तो ये आपके कंडक्टर्स हो गए, ठीक है। सबसे टॉप पर आपका एक अर्थ वायर कनेक्ट होता है, हम लोग सब एक एक पॉइंट को बाद में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप ट्रांसमिशन लाइन के टावर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे तो हमारे पास जो टावर की रेटिंग्स हैं वो डिपेंड करती हैं या कौन कहाँ पे, जैसे 220 किलो वोल्ट के टावर
जहाँ पे 220 वोल्ट केवी की लाइन होगी वहाँ हम टावर को प्रेफर करेंगे। 132 केवी की लाइन्स होंगी वहाँ भी हम टावर को, स्टील टावर को प्रेफर करेंगे। 66 केवी की लाइन या यहाँ से आपका डिस्ट्रीब्यूशन भी स्टार्ट हो जाता है, तो यहाँ आप एच पोल टावर स्ट्रक्चर को हम प्रेफर करते हैं। एच पोल स्ट्रक्चर ऑफ टावर को हम प्रेफर करते हैं। 33 केवी की लाइन अगर है आपके पास, तो 33 केवी की लाइन के लिए अगर आपका जो कंडक्टर है अगर वो हैवी अमाउंट ऑफ करंट को कैरी कर रहा है तो आप टावर यूज़ करेंगे, अदरवाइज हम सिंगल पोल एच पोल को प्रेफर करेंगे। ठीक है, बेसिकली जो दो आपके टावर्स होते हैं, मान लीजिए ये आपका टावर है और ये आपका टावर है, तो इन दो टावर के बीच में विल ट्राई कि 250 मीटर का स्पैन होना चाहिए, डिफरेंस होना चाहिए डिस्टेंस का। ठीक है, इन दोनों के बीच में 250 मीटर का डिफरेंस होना चाहिए। और अर्थ वायर आपके डायरेक्टली टावर के टॉप में होते हैं और डायरेक्टली सपोर्टेड बाय क्लैंप के थ्रू ये सपोर्ट किए जाते हैं। जैसे आपके अर्थ वायर्स हैं, यहाँ पे क्लैंपिंग की जाती है, क्लैंप के थ्रू ये सपोर्ट किए जाते हैं। तो ये तो आपका हो गया कि टावर आप प्रेफर करेंगे या कहाँ करेंगे। अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन लाइन के, जो कि आपके सिलेबस में बेसिकली 11 केवी लाइन है विच इज़ बेसिकली अ डिस्ट्रीब्यूशन लाइन, तो डिस्ट्रीब्यूशन लाइन की बात करें तो डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में कौन कौन से मटेरियल यूज होते हैं। ठीक है, सो डिस्ट्रीब्यूशन लाइन मतलब अगर आप हाई टेंशन लाइन की बात करें दैट इज़ योर 11 केवी, और अगर आप लो टेंशन लाइन की बात करें कि एक 415 वोल्ट, ये आपके दो टाइप के डिस्ट्रीब्यूशन लाइन्स हैं। तो लेट्स सी कि इन डिस्ट्रीब्यूशन लाइन्स में कौन कौन से हम मटेरियल को यूज़ करते हैं, कौन कौन से मटेरियल्स या कौन कौन से इसमें एसेसरीज आती हैं। लाइक इसमें पोल एंड फिटिंग्स आती हैं, कंडक्टर्स आते हैं, अर्थ वायर, इंसुलेटर, गाय वायर और स्टे वायर्स, एंटी क्लैंपिंग डिवाइसेस, डेंजर बोर्ड्स और गार्डिंग वायर्स, ये सारे आपके डिस्ट्रीब्यूशन लाइन्स में यूज़ किए जाते हैं। तो एक एक करके हम सारे पॉइंट्स पे डिस्कस करते हैं। सो लेट्स सी फर्स्ट पॉइंट विच इज़ योर पोल एंड देयर फिटिंग्स। पोल एंड देयर फिटिंग बेसिकली सपोर्ट करता है इन क्रॉस आर्म्स को, ये जो आपके क्रॉस आर्म्स हैं इनको सपोर्ट करता है पोल एंड फिटिंग्स, एंड इंसुलेटर्स को, कंडक्टर्स को ओवरहेड लाइंस में। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स के आपके पोल्स हो सकते हैं ओवरहेड लाइंस में, अर्बन और रूरल एरियाज़ में। लाइक वुडन पोल्स हो सकते हैं, वुडन पोल्स हो सकते हैं, स्टील पोल्स हो सकते हैं, एंड आरसीसी पोल्स सकते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं री इन्फोर्स सीमेंट्स कॉन्क्रीट पोल्स, या पीसीसी, दिस इज़ वुडन पोल भी हो सकते हैं आपके। स्टील पोल्स हो सकते हैं, स्टील पोल्स भी आपके दो टाइप के होते हैं, टबलर टाइप स्टील पोल्स एंड रेल टाइप स्टील पोल्स, ये आपके पोल्स होते हैं। नेक्स्ट आपके आरसीसी एंड पीसीसी टाइप के पोल्स हो सकते हैं। दिस इज़ योर री इन्फोर्स्ड सीमेंट कॉन्क्रीट पोल्स एंड दिस इज़ योर प्री स्ट्रेस सीमेंट कॉन्क्रीट पोल्स। सो ये आपके डिफरेंट टाइप के पोल्स हो सकते हैं। इनकी जो आपकी डेप्थ होती है ग्राउंड के अंदर, ये डेप्थ आपकी पोल की टोटल जो लेंथ होती है उसका 1/6 लिया जाता है, कि 1/6 लेंथ का इसके अंदर, ये अगर आप इसको ग्राउंड की बात करें तो इसके अंदर आपका 1/6 की लेंथ होनी चाहिए पोल की। ठीक है, नॉर्मली पीसीसी पोल्स आपके पीसीसी पोल्स ये होते हैं, नॉर्मली आपके 9 मीटर या 8 मीटर के रखे जाते हैं डिस्ट्रीब्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें ना। ये जो आपके क्रॉस आर्म्स होते हैं जहाँ पे आपको इंसुलेटर के थ्रू कंडक्टर्स को होल्ड करते हो, या क्रॉस पीसेस जो होते हैं जो माउंट होते हैं पोल्स पे, जो कि आपके इंसुलेटर और इनको होल्ड करते हैं, ये भी आपके वुडन हो सकते हैं या कह सकते हैं एमएस चैनल टाइप के हो सकते हैं। अगर आप क्रॉस आर्म की बात करें तो क्रॉस आर्म में अगर आप वुडन कंसीडर कर रहे हैं या आप एमएस चैनल कंसीडर कर रहे हैं, एमएस चैनल के क्रॉस आर्म कंसीडर कर रहे हैं, सो वुडन के केस में आपका जो क्रॉस आर्म है उसकी एक स्टैंडर्ड लेंथ है 1.2 m इंटू 125 mm इंटू 125 mm फॉर 11 kV लाइन्स। ये आपके हैं 11 kV लाइन्स के लिए।
ठीक है। अगर आप बियॉन्ड द 11 के वी लाइन या 33 के वी लाइन के पास के ऊपर जाएंगे, सो दिस इज 2.14 मीटर एंड 125 mm एंड 125 mm। इस डायमेंशंस के हमें क्रॉस आर्म्स चाहिए 33 के वी लाइन और 11 के वी लाइन वुडन के केस में, ठीक है। अगर आप MS चैनल के केस की बात करें, MS चैनल में आपको 75 mm इंटू 37 mm इंटू या 75 एक ये आपको चाहिए, और स्टील क्रॉस आर्म्स की बात करें तो स्टील आर्म्स हमको 100 mm इंटू 50 mm। ये आपके डिफरेंट आपके क्रॉस आर्म्स हैं जो कि आपके पोल्स पे फिट किए जाते हैं, उनकी आपकी स्टैंडर्ड रेटिंग्स है, ठीक है। सो बेसिकली ये आपके जो क्रॉस आर्म्स हैं जो यहाँ पे कनेक्टेड हैं इंसुलेटर के थ्रू बंच किए जाते हैं, देन इंसुलेटर से यहाँ पे क्लेम करके आपके कंडक्टर्स को कैरी किया जाता है। सो दिस इज़ योर फर्स्ट थिंग कि आपको पोल एंड देयर फिटिंग्स की ज़रूरत पड़ेगी मटेरियल्स के रूप में। सेकेंड थिंग इज़ कि कंडक्टर्स क्या यूज़ किए जाते हैं और कंडक्टर्स या उनकी एसेसरीज क्या होती है, कैसे उनको बाइंड किया जाता है, कैसे उनको बांधा जाता है। सो लेट्स सी बेसिकली दिस कंडक्टर एसेसरीज में हम कॉपर कंडक्टर्स की बात करते हैं और एल्युमिनियम कंडक्टर्स की बात करते हैं, बट अवेलेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए तो कॉपर कंडक्टर जो है वो आपके इंडिया में कम अवेलेबल है या स्कार्स हो चुके हैं। सो ड्यू टू दिस अनअवेलेबिलिटी और इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपके कॉपर बहुत ही कॉस्टली होते हैं, तो उनको हम लोग रिप्लेस कर रहे हैं एल्युमिनियम कंडक्टर से। तो हमारे पास जो डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से या ट्रांसमिशन पॉइंट ऑफ व्यू से कंडक्टर यूज़ किए जाते हैं, सो दैट इज दैट कंडक्टर आर बेसिकली AASC। दिस इज ऑल एल्युमिनियम स्टैंडर्ड कंडक्टर्स। इसमें यूज़ किए जाते हैं लो डिस्ट्रीब्यूशन वोल्टेज के लिए, जहाँ पर आपका स्पैन जो है वो अप्रॉक्सीमेट 67 मीटर का हो, तो यहाँ पे हम ऑल एल्युमिनियम स्टैंडर्ड कंडक्टर यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आप जो यूज़ किए जाते हैं दैट इज ACSR कंडक्टर्स। इसको हम लोग बोलते हैं स्टील रिइंफोर्स्ड एल्युमिनियम कंडक्टर या एल्युमिनियम कोर स्टील रिइंफोर्स्ड कंडक्टर्स, ठीक है। ये आपके जो होते हैं गैल्वेनाइज्ड स्टील से बने होते हैं और इनका कोर बना होता है एल्युमिनियम का, और हायर स्ट्रेंथ होने की वजह से आप इसमें स्पैन को बढ़ा सकते हैं। जो अभी तक आप दो टावर के बीच में इतना स्पैन लेके चल रहे थे, आप ACR कंडक्टर को यूज़ करके इन स्पैन्स को आप बढ़ा सकते हैं, ठीक है। अगेन गैल्वेनाइज्ड स्टील कंडक्टर भी हम यूज़ कर सकते हैं क्योंकि वहाँ पे कोरोजन का चांसेस कम होते हैं। तो गैल्वेनाइज्ड स्टील कंडक्टर बेसिकली आप टेलीकम्युनिकेशन सर्किट्स में, अर्थ वायर्स में या गार्ड वायर्स में या गाय वायर्स में यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। इन कंडक्टर्स को हम बाइंडिंग टेप, बाइंडिंग वायर, पैरेलल ग्रुप्स, जॉइंटिंग स्लीव्स, रिपेयर स्लीव्स, टेंशन क्लैंप और सस्पेंशन क्लैंप, इनके थ्रू बाइंड करते हैं इन इंसुलेटर के पास, ठीक है। सो जैसे पिन टाइप का इंसुलेटर, ये तो आपका सस्पेंशन टाइप का इंसुलेटर है। अगर एक सिंपल टावर है, एक सिंपल आपका इंसुलेटर कनेक्टेड है, मान लीजिए ये आपका इंसुलेटर एक सिंपल सा कनेक्टेड है, यहाँ पर आपका ये वायर गया हुआ है, तो पिन टाइप के इंसुलेटर में यहाँ पर इसको बाइंड करने के लिए हमको बाइंडिंग टेप और बाइंडिंग वायर की ज़रूरत पड़ती है, जिससे इसको यहाँ पे होल्ड किया जा सकता है, ठीक है। अब अगर स्ट्रेट रन है आपका सर्किट, आपका स्ट्रेट चल रहा है, तो पैरेलल ग्रुप्स कहते हैं जिसको कहते हैं PG क्लैम्प्स। तो PG क्लैम्प्स की वहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी हमें इस एल्युमिनियम कंडक्टर या इस कॉपर कंडक्टर को होल्ड करने के लिए। ये बेसिकली एक आपका PG क्लैम्प भी एक एल्युमिनियम एलॉय होती है, तो इससे आप इसको होल्ड कर सकते हैं यहाँ पर। अगर आपके दो कंडक्टर कहीं पे ज्वाइंट किए जा रहे हैं तो वहाँ पर हमें ज्वाइंटिंग स्लीव्स की ज़रूरत पड़ेगी। सो ये सारे आपके जो डिफरेंट एसेसरीज़ हैं, इनको हमें नोट करना पड़ेगा कि कितनी एसेसरीज हमें कहाँ पे लग रही हैं। सो दिस इज ज्वाइंटिंग स्लीव। अगेन ज्वाइंटिंग स्लीव के बाद हम रिपेयर स्लीव्स भी यहाँ पर रखते हैं यूज़ में। रिपेयर स्लीव बेसिकली जहाँ पे ACR कंडक्टर या ACS कंडक्टर डैमेज हो जाते हैं, या कह सकते हैं उनका स्ट्रैंड जो है वो जो आपके ACR कंडक्टर्स का या AAC कंडक्टर के स्ट्रैंड अगर कहीं पे डैमेज हो रहे हैं
तो उन डैमेज को या ब्रोकन हो रहे हैं तो उनको रोकने के लिए वहाँ पर या उनको टाइट करने के लिए वहाँ पे हमको रिपेयर स्लीव्स की भी ज़रूरत पड़ती है। ठीक है। टर्मिनल पोल, अगर टर्मिनल पोल की बात करें जहाँ पे एंड है आपका या कंडक्टर सस्पेंड किया जा रहा है डिस्क इंसुलेटर के थ्रू, तो वहाँ पे हमको सस्पेंशन क्लैम्प की ज़रूरत पड़ेगी। तो कहने का मतलब ये है कि हमें जो कंडक्टर है उसको होल्ड करने के लिए या आपकी एसेसरीज़ हैं, बाइंडिंग टेप, बाइंडिंग वायर, पैरेलल ग्रुप्स, ज्वाइंटिंग स्लीव्स, रिपेयर स्लीव, टेंशन क्लैम्प और सस्पेंशन क्लैम्प। तो इन सारे एसेसरीज़ की हमें ज़रूरत पड़ती है जब हम कंडक्टर को आपके पोल पे माउंट करते हैं। नाउ नेक्स्ट वी हैव अर्थ वायर एंड इट्स एसेसरीज। तो उस केस में हम देखें अगर उसमें बेसिकली अर्थ वायर एंड एसेसरीज में बेसिकली हमारे दो मेथड्स हैं, कह सकते हैं कि दो तरीके से हम इस एसेसरीज को या इस अर्थिंग को अपने पोल पे या टावर पे माउंट करते हैं। करते क्यों? क्योंकि हमारे सारे मेटल सपोर्ट जो होते हैं ओवरहेड लाइंस के मेटालिक फिटिंग्स होती हैं या ऐसे जो कनेक्शंस होते हैं उन्हें हमें अर्थिंग करना ज़रूरी होता है सो दैट लीकेज करंट या हैवी अमाउंट ऑफ जो सर्ज होता है उसको हम डाइवर्ट कर सकें अपने अर्थिंग में या अपने ग्राउंड में। आपके दो मेथड हैं या दो तरीके हैं आपका। पहले मेथड में क्या करते हैं कि अर्थ वायर यहाँ पर सपोर्ट के साथ रन करता है। जो आपके ये ट्रांसमिशन लाइन है, इस ट्रांसमिशन लाइन में इन सपोर्ट के साथ रन करता है अर्थ वायर, और हर चौथे पॉइंट्स पे या कह सकते हैं अप्रॉक्सीमेट 1.5 किलोमीटर के बाद इनको हम गैल्वेनाइज स्टील या गैल्वेनाइज स्टील मतलब GSL, जिसमें हम 8 SWG का GSL यूज़ करते हैं या 4 SWG का GSL यूज़ करते हैं, इसके थ्रू हम इसे ग्राउंड कर देते हैं। ठीक है। और ग्राउंडिंग करते समय ये ध्यान रखते हैं कि हम उसमें स्क्रू जो टाइट कर रहे हैं वो भी आपका टाइट फिटिंग हो। 11 kV लाइन के लिए रील्स का भी यूज़ कर सकते हैं, जे बोल्ट का यूज़ कर सकते हैं, स्क्रू आई बोल्ट का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक केस ये है कि आपका जो अर्थ वायर है वो इस ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू रन कर रहा है और सम किलोमीटर के बाद आप इसको अर्थ कर दे रहे हैं। सेकेंड मेथड आपका क्या कहता है? सेकेंड मेथड कहता है कि हर एक पोल आपका अर्थ किया जाए या अर्थ वायर जो है वो पोल के अराउंड, अगर आपका ये पोल है तो इसी पोल के अराउंड वो नीचे आ जाए और यहाँ से वो ग्राउंड हो जाए, जहाँ पे एक अर्थिंग रॉड लाइक ये आपका ग्राउंड लेवल है तो यहीं से एक अर्थिंग रॉड यहाँ पे कनेक्ट की गई है और उसी से वो आपका अर्थ कर दिया जाए। ठीक है। ये आपकी जो रॉड है इट में भी 20 mm डाया या ये जो होल है वो आपका 40 mm डाया का रखा जाता है और वहाँ पर एक आपको अर्थिंग रॉड कनेक्ट की जाती है जिससे हम ये अर्थिंग कर देते हैं हर एक पोल की। ठीक है। इस केस में क्या आता है कि पोल आपके रन कर रहे थे और समहाउ हम किसी किलोमीटर के बाद ले जाके उनकी प्रॉपर स्पेसिंग करके उनको रन कराते हैं। अब अगर आप ये कर रहे हैं या यहाँ जहाँ भी इसको अर्थ कर रहे हैं आगे चल के, वो ध्यान रखना चाहिए कि वहाँ पर हमें जो ग्राउंड है, ग्राउंड की अर्थ रेजिस्टेंस को मिनिमम रखा जा सके। दैट इज़ वाई आपने अर्थिंग वाले लेक्चर में पढ़ा था कि वहाँ पर हम लोग चारकोल या सॉल्ट वगैरह यूज़ करते हैं सो दैट कि अर्थ का जो रेजिस्टेंस है जिसको हम लोग कोशिश करते हैं कि 10 ओम से बियॉन्ड ना जाए, तो उससे हम लोग मिनिमम रखने की कोशिश करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट वी हैव इंसुलेटर एंड देयर फिटिंग्स। बेसिकली आपके इंसुलेटर्स का काम क्या होता है? इंसुलेटर्स का काम है कि शॉर्ट सर्किट अगर आपके हो रहा है फेज़ के अंदर या फेजेस के बीच में तो उसको रोका जा सके। ठीक है। या लीकेज जो करंट फ्लो कर रही है ड्यू टू क्रॉस आर्म, उनको आप प्रिवेंट कर सकें या उनको आप रोक सकें। ठीक है। तो ये आपके इंसुलेटर्स का काम है कि अगर ये इंसुलेटर्स यहाँ पे इसलिए हैं कि यहाँ से आप क्रॉस आर्म के थ्रू जो आपका लीकेज करंट फ्लो करा उसको आपको रोक सके और इनको ऐसे टाइटली बेंड करना है कि आपके कंडक्टर्स के बीच में शॉर्ट सर्किट ना हो, कंडक्टर एक दूसरे को टच ना करें। आपके बेसिकली कई टाइप के इंसुलेटर्स हैं लाइक पिन इंसुलेटर, डिस्क इंसुलेटर, सस्पेंशन इंसुलेटर। तो इसमें पिन इंसुलेटर नॉर्मली आप 11 kV लाइन या कह सकते हैं कि अप टू 33 kV लाइन पे यूज़ कर सकते हैं। सिंगल पिन जैसे आपके पिन इंसुलेटर्स हैं, इनको आप 11 kV लाइन पे सिंगल एक पिन को यूज़ कर सकते हैं।
लेकिन पिन इंसुलेटर में एक प्रॉब्लम है कि वो टेंशन होल्ड नहीं कर सकते एंगल और डेड एंड्स में। लाइक अगर आपका टावर कहीं से या आपका कहीं से आपका ये डेड एंड है, कहीं पे आपका ख़त्म हो रहा है यहाँ पे कंडक्टर, तो यहाँ पर आपको टेंशन इस कंडक्टर पे बहुत ज़्यादा लगेगा, तनाव बहुत ज़्यादा होगा, तो इस तनाव को होल्ड आपके पिन इंसुलेटर नहीं कर पाते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पर दूसरे इंसुलेटर दैट इज़ योर डिस्क टाइप इंसुलेटर को यूज़ कर सकते हैं, या सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर्स को यूज़ कर सकते हैं अगर आपके वोल्टेज की रेटिंग वहाँ पे ज़्यादा है। अगर मान लीजिए 66 kV का वोल्टेज है तो वहाँ पे आप सस्पेंशन इंसुलेटर, कई सारे डिस्क इंसुलेटर को कनेक्ट करके आप सस्पेंशन इंसुलेटर बना सकते हैं और उनको यूज़ कर सकते हैं। ना सस्पेंशन इंसुलेटर आपके स्ट्रेट जो आपकी लाइनें होती हैं रन, उसमें भी यूज़ कर सकते हैं। आपकी वोल्टेज की वैल्यू अगर ज़्यादा है, जैसे यहाँ पर देखिए हमने सस्पेंशन इंसुलेटर यूज़ किया हुआ है, तो सस्पेंशन इंसुलेटर वोल्टेज की रेटिंग अगर ज़्यादा है तो वहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं। बट पिन इंसुलेटर कभी भी टेंशन पे या 33 kV वोल्टेज के बियॉन्ड हम नहीं यूज़ कर सकते या नहीं यूज़ करना चाहिए। अगर आप सस्पेंशन इंसुलेटर की बात कर रहे हैं, इसमें कई सारे आपके डिस्क कनेक्टेड होती हैं, ऐसे मान लीजिए 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो ऐसे करके डिस्क कनेक्ट करके आप इनको यहाँ से कंडक्टर को निकाल सकते हैं। ठीक है, ये डिस्क कई सारी जो दिख रही है आपको, ये आपके रेटेड वोल्टेज या इस कंडक्टर के वोल्टेज को भी बता सकती हैं, क्योंकि हर एक डिस्क जो होता है वो इक्विवेलेंट होता है 11 kV लाइन के लिए, या कह सकते हो 11,000 वोल्ट के लिए। तो बेसिकली आपका अगर 11 kV की लाइन है तो वहाँ पर आपका एक सस्पेंशन असेंबली लगेगी, अगर डेड एंड है तो वहाँ पे भी एक लगेगी। सेम एज आपका 33 kV की लाइन है तो सस्पेंशन असेंबली यहाँ पर आपकी 2 लगेगी। लेकिन अगर आप डेड एंड पॉइंट्स की बात करो, जहाँ पे आपका वो असेंबली ख़त्म हो रही है, ट्रांसमिशन वहाँ से ख़त्म हो रहा है, वहाँ से या एंगल की बात कर रहे हो, तो वहाँ पे 3 की लगेगी। एज 66 kV की लाइन है तो वहाँ पे 5 की लगेगी। 132 kV लाइन है तो वहाँ पे 9 डिस्क लगेंगे। 220 kV की लाइन है तो वहाँ 14 डिस्क लगेंगे, एंड सो ऑन। लाइक 400 kV की लाइन है तो वहाँ पर आपके 21 डिस्क लगेंगे। और ये आपके ऐसे ही बढ़ते जाएंगे, एक एक पॉइंट आप इसमें बढ़ा दीजिए डेड एंड्स पे, और ये आपके। तो दिस इज़ योर बेसिकली नंबर ऑफ इंसुलेटर रिक्वायर्ड, कि कहाँ पे कितने इंसुलेटर यूज़ किए जा सकते हैं। लो और मीडियम वोल्टेज लाइंस में पिन जहाँ पे आप यूज़ करते हैं वहाँ पे आप शेकल टाइप इंसुलेटर भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि शेकल टाइप इंसुलेटर जो होता है वो टेंशन होल्ड कर सकता है डेड एंड्स पे, या कह सकते हैं ओवरहेड लाइंस में, या क्रॉस रोडिंग पे जहाँ पे रोड क्रॉस हो रही हो, या एंगल पोल्स पे। तो एक शेकल इंसुलेटर भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव गाइज और स्टे एट गाइज एंड स्टे, जो आपके कनेक्शन होते हैं उसको भी आप देख लें नेक्स्ट। सो गाइज एंड स्ट्रेज ये बेसिकली होते क्या हैं, आपका जो ओवरहेड लाइंस होते हैं या पोल्स होते हैं, या कह सकते हैं इंटरमीडिएट पोल्स होते हैं, वो जिस साइड आपके कंडक्टर्स होते हैं उस साइड एक्सपीरियंस करते हैं आपके क्या कह सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा पुल को एक्सपीरियंस करते हैं, खिंचाव को एक्सपीरियंस करते हैं, या तनाव को एक्सपीरियंस करते हैं। तो इससे होता क्या है कि मे बी द पॉसिबिलिटी कि आपका जो पोल है वो उस साइड बेंड हो जाए। ठीक है, तो बेंड ना हो उसके लिए हम उसको प्रिवेंट करते हैं, वहाँ पर एक स्ट्रे और गाई कनेक्ट करके इसको होल्ड करते हैं कि ये किसी भी एंगल में बेंड ना हो। या कहीं कहीं पे आपने देखा हो कि बहुत ही एबनॉर्मल कंडीशंस हैं, विंड वेलोसिटी बहुत ज़्यादा है, विंड वेलोसिटी होने की वजह से यहाँ पर इनके ऊपर हॉरिजॉन्टल प्रेशर आ रहा है, तो उसके लिए एक सेफगार्ड पॉइंट ऑफ व्यू से या सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से हम हर 5वें पोल को किसी भी स्ट्रेट लाइन रन में 2 विंड गाय से कनेक्ट करते हैं और दोनों ट्रांसवर्स डायरेक्शन में ऐसे रखते हैं कि वो आपके इस पोल की असेंबली को होल्ड कर सकें। ठीक है, बेसिकली आपके दो टाइप के इसको क्या कहते हैं, स्ट्रेट या गायज को यूज़ किए जाते हैं हम लोग, एक स्ट्रेट गाय और एक स्टैंडर्ड स्टील गाय। इसमें देखिए ये बेसिकली आपका है स्ट्रेट गाय और ये आपका स्टैंडर्ड है।
स्टैंडर्ड स्टील और स्ट्रेट गाय। तो इसमें एक स्ट्रेट टाइप का फॉर्मेशन करते हैं यहाँ पर और उसको यहाँ पर होल्ड करते हैं। दिस इज़ योर सीमेंटेड कंक्रीट के थ्रू इसको डेप्थ में ले जाके, ग्राउंड लेवल है आपका, ग्राउंड लेवल यहाँ से अंदर ले जाके सीमेंटेड या कंक्रीट की असेंबली से इसको होल्ड करते हैं। और यहाँ पर स्टैंडर्ड के केस में लाइक आपका पोल है, यहाँ पे क्लैंप के थ्रू इस स्टैंडर्ड वायर को यहाँ से क्लैंपिंग करते हैं। देन उसके बाद आपका यहाँ पे दिस इज़ योर बेसिकली थिम्बल या कह सकते हैं इंसुलेटर बीच बीच में रखे रहते हैं आपके वायर के। ये इंसुलेटर, इनसे आप स्ट्रेट लाइन इसको वायर, गाय वायर को या स्ट्रे वायर को ले आके नीचे एक स्ट्रेट प्लेट होती है, स्ट्रेट प्लेट से होल्ड करते हैं और इससे आपका ये जो टेंशन है वो इसको इस साइड बेंड करने की रखता है टाइट। तो यहाँ पर जो आपका लोड पे लाइन कंडक्टर्स का लोड होता है, इसकी वजह से आपका पोल इस साइड खिंच के यहाँ पर स्ट्रेट होल्ड रहता है। सो दिस इज़ योर अगेन कह सकते हैं एक आपके एसेसरीज या मटेरियल है जो हम ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन या डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में हम लोग यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव एंटी क्लैंपिंग डिवाइसेस। तो एंटी क्लैंपिंग डिवाइसेस बेसिकली एंटी क्लैंपिंग दिस एंटी क्लैंपिंग डिवाइसेस का मतलब यहाँ पर बार्ड वायर जो होता है वो रैप किया रहता है पोल के ऊपर। इस पोल के ऊपर हम लोग ऐसे ऐसे रैप कर देते हैं एट अ हाइट ऑफ 2.5 मीटर। क्यों करते हैं या कह सकते हैं एटलीस्ट ग्राउंड से 1 मीटर ऊपर रखते हैं। करते क्यों है कि कोई भी अनऑथोराइज पर्सन इस आपके पोल पे चढ़ ना सके, क्लाइंब ना कर सके। तो एंटी क्लैंपिंग डिवाइसेस भी यूज़ करते हैं। नेक्स्ट वी हैव डेंजर साइन बोर्ड्स यूज़ करते हैं अपने पोल पे। डेंजर साइन बोर्ड्स का मतलब है आपकी पोल की रेटिंग और वैल्यूज़ को वो बताता है कि यहाँ पर खतरा होने के चांस हैं, तो ये भी आपके यूज़ कर सकते हैं। एक और इसमें बचा गार्डिंग वायर। गार्डिंग वायर को हम लोग यूज़ करते हैं अपने पोल पे माउंटिंग के लिए। दिस गार्डिंग वायर का मतलब क्या है कि आपके जो रोड क्रॉसिंग होते हैं लाइन के, या कैनाल क्रॉसिंग होते हैं, या रेलवे क्रॉसिंग होते हैं, या टेलीफोन लाइन की क्रॉसिंग होती है, तो यहाँ पर वायर का आपस में, इन वायर्स का आपस में टच होने की पॉसिबिलिटी रहती है। अगर आप एक सिंपल इसका स्ट्रक्चर देखें तो कुछ इस टाइप से आपका गार्डिंग की जाती है, जिसमें बेसिकली ये रखा जाता है कि गार्ड वायर जो होता है वो कंडक्टर्स ब्रेक ना हो या अर्थ ना करें या फॉल करें। तो अगर अर्थ ब्रेक होते हैं तो बिफोर ग्राउंड पे गिरे ही वो आपके अर्थ हो जाए या उसके कंडक्टर जो है वो बाईपास हो जाए। इसी वजह से हम लोग गार्डिंग करते हैं। 2 टाइप की बेसिकली गार्डिंग होती है। इस टाइप की गार्डिंग को हम लोग बोलते हैं क्रैडल गार्डिंग, और इसको हम लोग बोलते हैं केज गार्डिंग। ठीक है, क्रैडल गार्डिंग में देखिए आपके जैसे ही आपके इंसुलेटर्स हैं, कंडक्टर्स हैं, तो इनको हम लोग ऐसे करके एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं। एक दूसरे से बेसिकली जहाँ पे आपके हॉरिजॉन्टल रन हो रहा होता है वहाँ पर आप क्रैडल गार्डिंग यूज़ कर सकते हैं, और जहाँ पे आपका वर्टिकल रन होता है, जहाँ पे एक के नीचे एक वायर, एक के नीचे एक वायर, वहाँ पर हम लोग इस तरीके से केज बनाते हैं। बॉक्स गार्ड बोलते हैं इसको, बॉक्स गार्डिंग भी बोल सकते हैं और केज गार्डिंग भी बोल सकते हैं। तो ये भी एक आपका जो गार्डिंग वायर है ये हमें ज़रूरत पड़ती है जहाँ पे भी हम इन सब सिचुएशंस को या हॉरिजॉन्टल को या डेल्टा सिचुएशन को या वर्टिकल फॉर्मेशन लेके चलते हैं, वहाँ पे हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, नाउ दिस गार्डिंग वायर ये भी आपके अर्थ वायर के टाइप का होता है। अर्थ वायर के टाइप का मतलब अगेन यहाँ पे हम गैल्वेनाइज स्टील का 8 SWG का वायर यूज़ करेंगे या गैल्वेनाइज स्टील का 6 SWG का वायर यूज़ करेंगे गार्डिंग के लिए। तो ये भी आपका एक मटेरियल आ जाता है जब हम डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसमिशन लाइन की बात करते हैं पोल की। ना अभी तक हम लोग ओवरहेड ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं। लेट क्विकली सी द मटेरियल्स विच आर यूज्ड इन अंडरग्राउंड केबल्स। ना अंडरग्राउंड केबल्स क्या होती हैं? अंडरग्राउंड केबल से आपके जो सर्विस कनेक्शंस होते हैं, सर्विस कनेक्शन का मतलब है कि जो आपका डिस्ट्रीब्यूटर होता है वहाँ से आपका जो
कंज्यूमर होता है उसके बीच के कनेक्शन को हम लोग बोलते हैं सर्विस कनेक्शन। तो बेसिकली आपका जो केबल होते हैं वो सर्विस कनेक्शन के लिए होते हैं, नियरेस्ट ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूटर से डोमेस्टिक, कमर्शियल, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल कंज्यूमर को कनेक्ट करते हैं, ठीक है। और आपके जो केबल्स होते हैं वो इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन में यूज़ किए जाते हैं, पावर स्टेशन पे यूज़ किए जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में यूज़ किए जा सकते हैं और लार्ज इंडस्ट्री के सब स्टेशंस पे भी यूज़ किए जा सकते हैं। सो अगर आप केबल्स की बात करें तो टाइप्स ऑफ केबल क्या होते हैं, कंस्ट्रक्शन ऑफ केबल क्या होते हैं, यही दो आपके इम्पॉर्टेंट पॉइंट होते हैं इसमें। तो टाइप्स ऑफ केबल में बात करें तो आपके बेसिकली 3 टाइप्स के केबल यूज़ किए जाते हैं। दिस इज़ योर लो टेंशन केबल्स जिसको हम लोग कहते हैं LT केबल्स, 250 से 440 वोल्ट के बीच में यूज़ कर सकते हैं, या कुछ और रेटिंग्स के भी आते हैं 650 से 1100 या 1100 वोल्ट के बीच में यूज़ कर सकते हैं। सेकेंड आपका जो होता है हाई टेंशन केबल जिसको हम HT केबल कहते हैं, आप 3.3 kV तक यूज़ कर सकते हैं, 6.6 kV तक के भी आते हैं, 11 kV तक आते हैं एंड समहाउ 22, 32, जहाँ पर आपका सर्विस कनेक्शन जिस रेटिंग का होता है उस रेटिंग के अकॉर्डिंग हम केबल्स को यूज़ कर सकते हैं। ना आज की डेट में एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज केबल्स या एक्स्ट्रा हाई टेंशन केबल्स भी यूज़ किए जा रहे हैं, जहाँ पर आपके 66 kV या कह सकते हैं 132 kV की लाइन में यूज़ किए जाते हैं। बेसिकली ये ऑयल फील्ड होते हैं या गैस फील्ड होते हैं इंसुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो दिस इज बेसिकली टाइप्स ऑफ केबल। लेट्स सी द कंस्ट्रक्शन ऑफ केबल। सो कंस्ट्रक्शन में अगर हम बात करें तो केबल का मेजर कंपोनेंट क्या है, या किसी भी केबल का मेजर कंपोनेंट क्या होता है, या किसी भी सर्विस लाइन का मेजर कंपोनेंट क्या है। 2 आपके मेजर कंपोनेंट हैं, या तो कंडक्टर जो कैरी करता है करंट, और उस कंडक्टर को इंसुलेट जो करते हैं, मतलब इंसुलेशन और कंडक्टर, ये 2 आपके मेजर कंपोनेंट हैं किसी भी केबल के। पावर केबल जो आपके होते हैं बेसिकली कॉपर और एल्युमिनियम के बनाए गए होते हैं, लेकिन कॉपर कंडक्टर हम यूजुअली कंट्रोल सर्किट वायरिंग में यूज़ करते हैं, ठीक है। रेस्ट अदर केसेस में हम एल्युमिनियम सर्किट या एल्युमिनियम केबल्स की बात करते हैं, या एल्युमिनियम केबल्स को यूज़ कर सकते हैं। अप टू 10 स्क्वायर mm साइज़ के सर्कुलर या सॉलिड एल्युमिनियम कंडक्टर्स को हम लोग यूज़ करते हैं। अगर उसके बियॉन्ड जाते हैं तो आपका जो एल्युमिनियम कंडक्टर्स है वो स्टैंडर्ड इन नेचर में होता है, ट्विस्टिंग इन नेचर में, स्टैंडर्ड इन नेचर में यूज़ किए जा सकते हैं। इंसुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें केबल की, तो इंसुलेशन में आप वल्कनाइज इंडियन रबर जिसको हम लोग कहते हैं VIR रबर इंसुलेशन के लिए, या पेपर या पॉलीवाइनिल क्लोराइड जिसको हम लोग बोलते हैं PVC, इनको यूज़ कर सकते हैं। इंडिया में आपके PVC केबल्स 11 kV तक यूज़ की जा सकती हैं या तक यूज़ की जाती हैं, बट अब हम उनको पेपर इंसुलेटेड केबल या वल्कनाइज इंडियन रबर इन दोनों से रिप्लेस कर रहे हैं बहुत ही ज़्यादा, ठीक है। सो ये कुछ पॉइंट्स मैंने डिस्कस किए आपके कंस्ट्रक्शन ऑफ केबल के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेट्स सी क्विकली लो टेंशन केबल्स एंड हाई टेंशन केबल्स। तो लो टेंशन केबल में, या जिसको बोलते हैं LT केबल्स, तो LT केबल्स में बेसिकली हम इसको 1.1 किलो वोल्टेज तक यूज़ कर सकते हैं। PVC केबल यूज़ कर सकते हैं। इसमें हम जो आपके वायर यूज़ कर सकते हैं सिंगल कोर एल्युमिनियम कंडक्टर, ठीक है। तो पहला वायर जो उसमें हम लोग यूज़ करते हैं सिंगल कोर एल्युमिनियम कंडक्टर 1.5 स्क्वायर mm टू 625 स्क्वायर mm डाया का यूज़ कर सकते हैं। 2, 3 या 3.5 एंड 4 के कोर केबल की अगर हम बात करें तो वहाँ भी आप सेम 1.5 स्क्वायर mm टू 625 स्क्वायर mm डाया का वायर यूज़ कर सकते हैं। कंट्रोल केबल्स की बात करें जहाँ पे आप अप्रॉक्सीमेट 61 कोर्स, मतलब 61 कोर का मतलब 61 वायर कॉपर के यूज़ कर सकते हैं, जिसकी इक्वल वायर की रेटिंग आपकी 1.5 स्क्वायर टू 2.5 स्क्वायर mm कॉपर वायर, कंट्रोल सर्किट की बात हो रही है।
सेम एज अगर आप हाई टेंशन लाइन की बात करें, एसटी केबल्स की बात करें, ठीक है, तो एसटी केबल में हम 1.1 केवी के बियॉन्ड, ठीक है, ये 1.1 केवी के बियॉन्ड हम एसटी केबल को यूज़ कर सकते हैं। लाइक आप 6.6 केवी ग्रेड में यूज़ कर सकते हो पीवीसी इंसुलेशन को, और उसके बियॉन्ड अगर आपको जाना है 6.6 केवी के बियॉन्ड भी जाना है तो पेपर इंसुलेटेड केबल यूज़ किए जा सकते हैं। तो 6.6 केवी का मतलब है 1.1 केवी, 2.2 केवी, 3.3 केवी या 6.6 केवी। यहाँ तक तो आप जो ग्रेड पीवीसी इंसुलेशन यूज़ कर सकते हो। और इसके बियॉन्ड अगर आपको जाना है 11,000 वोल्ट, 22,000 वोल्ट और 33,000 वोल्ट, तो यहाँ पर हम पेपर इंसुलेटर केबल की बात कर सकते हैं या पेपर इंसुलेटेड केबल की बात कर सकते हैं। सिंगल कोर केबल अगर आप यूज़ कर रहे हो एसटी केबल में, तो सिंगल कोर केबल बेसिकली 16 to 1000 स्क्वायर mm में यूज़ की जाती हैं। 3 कोर केबल की बात करें तो 3 कोर केबल 16 to 500 स्क्वायर mm में यूज़ की जा सकती हैं, ठीक है। और अगर आप पेपर इंसुलेटेड केबल की बात कर रहे हैं तो पेपर इंसुलेटेड केबल अगेन अगर आप उसके डीप में जाएंगे तो 3 टाइप के क्लासिफिकेशन होते हैं, लाइक बेल्टेड, स्क्रीन्ड और एलसेल टाइप। तो उतना डीप में हमें नहीं जाना है। लेट्स सी द टाइम, इट्स ऑलरेडी 30+ मिनट। सो डिज़ाइनिंग वाला जो पार्ट है हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन अभी तक जो हम लोग रिव्यू कर रहे थे अपने अंडरग्राउंड और ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लाइन के समथिंग मटेरियल एंड एसेसरीज को, सो विल कंटिन्यू दिस सेगमेंट जिसमें हम मैकेनिकल डिज़ाइन ऑफ ओवरहेड लाइंस एंड मैकेनिकल डिज़ाइन ऑफ अंडरग्राउंड केबल्स की बात करेंगे। देन हम न्यूमेरिकल पे आएंगे। So thank you for watching this video. Please watch the next segment of this video to this channel. Please subscribe my channel, this Polytech Guru by Naveen Kumar. Sorry, this is Polytech Guru by Naveen Kumar, and press the bell icon so that जो भी आपका वीडियो आए वो सबसे पहले आपको मिले। and please give your feedback, comments in your chat box और comment box so that मैं अपने आप के जो contents हैं उसको improve कर सकूँ। Thank you for watching this video. Thank you all of you.